और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्णिया से इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता आनंद और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद अमृतराज के पास चलेंगे। आनंद, दूसरे फेज के चुनाव के लिए देखिए प्रचार प्रसार अब थम चुका है, अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए लक्ष्मी, जाहिर तौर पे जैसे ही 5 घड़ी की सुइयां 5 पर पहुंची और उसके बाद दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो गया। और जाहिर तौर पे इस वक्त मैं सीमांचल में हूं और मैं आपको बता दूं कि सीमांचल में इस बार लड़ाई बहुत कांटे की बताई जा रही है, क्योंकि लड़ाई में इस बार महागठबंधन और एनडीए तो आमने सामने है ही। प्रशांत किशोर की पार्टी और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है वो भी लगातार मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जाहिर तौर पे सीमांचल का इस बार का जो इलाका है बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस किसी की सरकार बनेगी उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका होगी तो सीमांचल के इलाका भी माना जाएगा। पिछली बार सीमांचल में एनडीए को अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन की पूरी कोशिश है कि सीमांचल में वो बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन उनके राह में दो बड़े रोड़े हैं, पहला एमआईएम ओवैसी की पार्टी और दूसरा प्रशांत किशोर की पार्टी। जाहिर तौर पर एनडीए की पूरी कोशिश है। हम लोगों ने परसों ही अमित शाह को कवर किया था, जब अमित शाह वहां पे मनकी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। तो एनडीए के लिए घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार है, विकास की बात लगातार एनडीए की तरफ से कही जा रही है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जो लीड कर रहे हैं लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि भाई अगर उनकी सरकार बनती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमांचल के कई इलाकों में जो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया, ये 4 जो सीमांचल के इलाके आते हैं जहां पे एमआईएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। और आप इसे समझिए कि खुद कमान इसकी ओवैसी ने संभाली है। कई उन्होंने चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया और लगातार उनके निशाने पे एनडीए से कहीं ज्यादा महागठबंधन हो रहा है। खासकर उनके निशाने पे तेजस्वी यादव को उन्होंने चुनौती भी दे दी है। कई तरह की बातें तेजस्वी ओवैसी हैं जो अपने चुनावी सभा में कर रहे हैं। जाहिर तौर पे अगर ओवैसी जितने आक्रामक होंगे, और पिछले बार आपको याद होगा लक्ष्मी के 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम को सीमांचल से 5 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से भी महागठबंधन का समीकरण गड़बड़ाया था। इस बार भी ओवैसी की कोशिश है कि जो पिछले बार 5 का आंकड़ा है उसे पार करे, जिसकी चर्चा बार बार वो अपने चुनावी सभा में भी कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि ओवैसी कितना सफल हो पाते हैं। महागठबंधन लगातार, खासकर यहाँ पे राहुल गांधी की सभा हो या फिर प्रियंका गांधी की सभा हो या फिर महागठबंधन के बड़े नेताओं का निशाने पे ओवैसी जरूर आते हैं। तो जाहिर तौर पे महागठबंधन की पूरी कोशिश है कि मुस्लिम वोटरों में बिखराव की स्थिति ना हो ताकि महागठबंधन का फायदा हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रशांत किशोर की पार्टी भी सीमांचल के कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर लड़ाई को चतुष्कोणीय बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अगर मुस्लिम वोटरों में बिखराव होता है तो इसका बड़ा फायदा एनडीए को मिलेगा। और दूसरे चरण में जो 11 तारीख को चुनाव है वहां पे मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा सीटों पे चुनाव होने वाला है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास आनंद। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और अब इंतजार है 11 तारीख और 14 तारीख का। हाँ बिल्कुल, देखिए इन दोनों दिन का इंतजार पूरे बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश को है। यदि हम चुनाव प्रचार की बात कर लें तो बीजेपी के तरफ से कई स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में थे और तकरीबन यदि हम सिर्फ बीजेपी नेताओं की बात कर लें तो पूरे बिहार में एनडीए के लिए अलग अलग जो स्टार प्रचारक हैं उन लोगों ने लगभग 565 सभाएं की, जिसमें अकेले प्रधानमंत्री ने 14 सभा की और एक रोड शो किया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो इन दोनों नेताओं ने भी 30 से अधिक बड़ी सभाएं की। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी एक दिन में लगातार कई सभाएं कर रहे थे। चूंकि महागठबंधन में 2 बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में थे, एक और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मोर्चा संभाल रखा था। और इधर एनडीए की यदि हम बात कर लें तो एनडीए में अभी कई जो बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ वो चुनावी मैदान में थे, तो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। कल ही प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये जो चुनाव प्रचार का उनका आखिरी दिन है। समस्तीपुर से उन्होंने अपने जो चुनाव प्रचार के अभियान है उसको शुरुआत की थी और उसके बाद जब उनकी सभा चंपारण में हुई तब उन्होंने कहा कि वो चंपारण गांधी की धरती से अपने चुनाव प्रचार की समाप्ति कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब इंतजार 11 तारीख और 14 तारीख का है और चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब जो उम्मीदवार हैं वो अपना डोर टू डोर कैंपेन के अलावा जो चुनावी तैयारियां होती हैं उसमें जुट गए हैं। और खास तौर पर शैलेंद्र, देखिए एनडीए की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी जगहों से यानी कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए,
यानी कि कह सकते हैं कि स्टार प्रचारकों की यहां पर लगातार रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, लेकिन यही महागठबंधन की तरफ देखें तो बहुत ज्यादा लोग नहीं आए विपक्ष के समर्थन में। तो इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है चुनाव में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़े चेहरे के रूप में और सबसे अधिक किसी की डिमांड है तो वो तेजस्वी यादव की है। जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की एक सभा या रोड शो उनके क्षेत्र में जरूर हो। यही कारण है कि अधिक तेजस्वी यादव की डिमांड होने के कारण लगातार तेजस्वी यादव दिन भर में 15-15 से अधिक सभाएं उन्होंने की और चूंकि डिमांड उनकी सबसे अधिक थी हर जगह से। और दूसरी ओर यदि हम देश भर के महागठबंधन के नेताओं की बात कर लें तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनडीए ने बड़े स्टार प्रचारकों की जो एक तरीके से जो फौज है चुनाव प्रचार के लिए उतारी थी, उस तरीके से यदि तमाम जो बड़े चेहरे हैं देश के, जो महागठबंधन के, जो इंडिया अलायंस के हैं, वो आते तो कुछ कहीं ना कहीं और फायदा जरूर महागठबंधन को हो सकता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी यही चाहत थी कि तेजस्वी यादव की एक सभा उनके क्षेत्र में जरूर हो। और खासतौर पर एनडीए की हम बात करें तो आप कल्पना कीजिए कि एनडीए के तमाम नेताओं ने एनडीए के अलग अलग घटक दलों के उम्मीदवार के लिए 565 सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही भी कह रहे हैं शैलेंद्र, क्योंकि डिमांड जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की ज्यादा है और इसी वजह से इतनी उन्होंने जनसभाएं की हैं, उनका गला भी अभी फंसा हुआ है। खैर आनंद, MY समीकरण जो है इसका अलग ही डेफिनेशन एनडीए ने बना लिया है। एक तरफ जहां महागठबंधन का है कि मुस्लिम और यादव, लेकिन महिला और यूथ का जो नया डेफिनेशन एनडीए लेकर के आया है वो कितना असरदार दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया लक्ष्मी। और मैं बता दूं कि जो पहले चरण का चुनाव हो रहा था और उस चुनाव में जब हम मोकामा और बाढ़ के इलाके में गए थे तो वहाँ पे महिला वोटरों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा दिखी और ये एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि किसी भी चुनाव में अगर महिला वोटर निकलती हैं तो इसका बहुत बड़ा संकेत होता है। और कई बार जब हम लोगों ने महिलाओं से बातचीत किया तो 10,000 जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है उसका बड़ा असर देखने को मिला। एक पहले चरण के चुनाव के पहले पूरे प्रचार की बात जो हो रही है, बहुत दिलचस्प बात मैं बताता हूं। जिस नीतीश कुमार के सेहत को लेकर लगातार विरोधी दल कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, उस नीतीश कुमार ने 73 जो अपनी चुनावी यात्रा है हेलीकॉप्टर से की और 11 यात्रा उन्होंने बाई रोड की और रोड शो किए। उनके साथ संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, संजय झा, वो साय की तरह लगे रहे। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने उन आलोचकों को तमाम तरह से जवाब दे दिया है जो नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण चुनावी संकेत था इस विधानसभा चुनाव में, पहले फेज के चुनाव के पहले, और दूसरे फेज में भी इसका असर देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि महिला और युवा, इस बार युवाओं को रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और तमाम पार्टियों ने इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है। एनडीए की तरफ से 1 करोड़ रोजगार की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार अपने तमाम चुनावी सभा में कहते हैं कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी दी और 40 लाख युवाओं को रोजगार दिया और आने वाले समय में अगर 5 साल का और मौका मिलता है तो हम 1 करोड़ देंगे। वही तेजस्वी यादव का ये कहना है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया, जिस पर लगातार वो फोकस कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक को हम नौकरी देंगे। तो ये नौकरी की जो बात हो रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, अब किसके दावे में कितनी सच्चाई और कितनी ताकत है ये और कितना मतलब वो जमीन पे उतर सकता है, इसका पता तो हमें 14 तारीख को चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि महिलाओं की भूमिका, युवाओं की भूमिका इस विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और यही वजह है कि तमाम पार्टियों के टारगेट पे युवा वोटर हैं और महिला वोटर हैं। सही कह रहे हैं, महिला वोटर और युवा, यही 2 टारगेट हैं। और इसका जिक्र शैलेंद्र आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जहां जहां भी गए, जितने भी मंच पर वो गए, 2 बातें वो बोलना नहीं भूले। एक तो परिवारवाद, 2005 से पहले का शासनकाल उन्होंने बार बार याद दिलाया, जंगल राज का जिक्र किया। दूसरा, महिलाओं के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है ये बात गिनवाना वो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। तो यानी कि जो महिला है, जो कोर वोटर मानी जाती है नीतीश कुमार की, और चुपका वोटर भी इसको कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर जो है वो साबित इस बार भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार की यह शुरू से आदत रही है कि जब भी नीतीश कुमार भाषण देते हैं तो अपने कामों को वो गिनाना नहीं भूलते हैं। और खास तौर पर वाकई जो बिहार में महिलाओं को लेकर के जो काम किए गए नीतीश सरकार में, तो उन कामों का जिक्र नीतीश कुमार करना नहीं भूलते हैं। और तमाम सभाओं में शुरू से ही नीतीश कुमार, इसके पहले जब भी यात्रा हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो, वो अपनी सभाओं में सरकार की उपलब्धियों को गिनाना, और दूसरी ओर जो सबसे बड़ा हमला होता है लालू यादव और उनके परिवार पर, उस पर
उनका हमला जरूर होता है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, परिवारवाद की बात हो, जंगल राज की बात हो। उन तमाम चीजों को नीतीश कुमार लोगों के जहन में हमेशा याद दिलाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और 2005 के बाद का बिहार कैसा है। तो ये नीतीश कुमार की शुरू से रणनीति रही है कि जब भी वो भाषण दें, ठीक है शैलेंद्र, इन एक बार चीजों ये का भी जिक्र आनंद से ये भी पूछ लेते हैं कि सीमांचल में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है कि 2005 के पहले का शासनकाल और बाद का जो जिक्र बार बार एनडीए ने किया है, सीमांचल में इसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं? छोटा सा रिएक्शन आपसे जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अब तो 11 तारीख को चुनाव होने वाला है और मतदाता के मन में क्या चल रहा है ये फिलहाल समझना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार को लेकर जितने तरह के कयास लगाए जा रहे थे चुनाव के पहले, नीतीश कुमार ने उन तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए न सिर्फ चुनावी प्रचार किया, जब जमकर चुनावी प्रचार किया, बल्कि अपने वोटरों को लगातार एड्रेस करते रहे और उन्होंने 2005 से पहले के और 2005 के बाद की जिक्र करके एक बार फिर से मौका मांगा और कई बार उनके निशाने पे बार बार जो 2005 के पहले की सरकार थी, 90 से लेकर 2005 के बीच में जिस तरीके से उन्होंने आंकड़ों का हवाला देकर और सरकार पे हमला बोला, तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार आज भी जनता के पाले में बिल्कुल। तो ये दावे दोनों ही गठबंधनों की तरफ से किए गए, एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी, यानी कि चुनाव प्रचार देखिए अब खत्म हो चुका है। तमाम दावों के बीच अब देखना होगा कि जनता जो है वो किसे चुनती है, किसको अपना भरपूर प्यार देती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।